आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। उसको भगवान को पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर आप भगवान को पत्र लिखते हैं तो क्या आपको उसका जवाब मिलता है। इस तरह के कुछ बहुत ही रोमांचक प्रश्नों के उत्तर आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद में मिलेंगे और आप खुद भी इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंचोज होप, यानी लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज हम इसके पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि पाठ को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये वो लोग कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि जो भरोसा है वो पर्वतों को, पहाड़ों को भी हिला सकता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ में फेथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना भरोसा जो है वो किस चीज़ में दिखाएं। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, और यही वो प्रश्न है जो इस कहानी में आप लोगों को बहुत ही नाजुकता से दर्शाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, यानी कि लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो क्या करता है, भगवान से 100 पैसे की मदद मांगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, कुछ प्रश्न जो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप इनके उत्तर तब दे पाएंगे जब आप इस पूरी स्टोरी को समझ लेंगे। लेकिन प्रश्न आपको मैं पहले ही पूछती हूँ कि डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। क्या भगवान के पास लेंचो का पत्र पहुँचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, यानी आप इसके बारे में खुद भी सोच सकते हो कि आपके इन प्रश्नों के उत्तर क्या होते। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और आप चाहें तो खुद भी इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मन से इस कहानी को लिख सकते हैं और सोच सकते हैं कि काश अगर आप राइटर होते तो आप इस कहानी को कैसे बढ़ाते। बाकी हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि एक घर जो पूरी उस घाटी में एक ही दिखाई दे रहा था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वो एक छोटी पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो पके हुए मक्के के जो खेत थे उनके ऊपर जो फूल आए हुए थे वो बिल्कुल डॉट डॉट दिखाई दे रहे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो इस चीज़ का वादा कर रहे थे कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब भी कभी फूल आते हैं तो वो फसल अच्छी होने की तरफ इशारा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, अब किस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे उस फसल को? या तो एक वहाँ पे बहुत अच्छी सी मूसलाधार वर्षा हो जाती, बरसात हो जाती, या फिर छोटी मोटी फुहारों के साथ बौछारें ही गिर जाती तो उस फसल को बहुत फ़ायदा मिलता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह से ही लेंचो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो अब हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। उससे पहले कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या समूचा। वैली का मतलब होता है जो घाटी होती है दो पर्वतों के बीच में, उसको हम वैली बोलते हैं। क्रेस्ट यानी किसी भी प्राचीन कुल का जो चिन्ह होता है उसको भी बोल सकते हैं, और शिखर को भी बोलते हैं। डॉटेड यानी छितराया हुआ, चारों तरफ फैला हुआ। हार्वेस्ट यानी जो फसल होती है, जमा की हुई फसल होती है, उसको बोलते हैं। डाउनपोर यानी मूसलाधार बरसात। शावर यानी हल्की हल्की फुहारें। तो अब देखते हैं कि अब लेंचो जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि वो अपने खेतों को बहुत ही विस्तार पूर्वक यानी बहुत ही घनिष्ठता से जानता
था, had done nothing, उसने कुछ भी नहीं किया था सुबह से, else but see the sky towards the north east, और वो क्या कर रहा था, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ सिर्फ देख रहा था, उस दिशा में इंतज़ार कर रहा था बरसात का। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि औरत बोलता है, संबोधित करता है उसको कि देखो अब हमें ज़रूर अच्छा पानी मिलेगा, यानी अच्छी बरसात ज़रूर होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और औरत यानी उसकी पत्नी जो रात का खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, येस, हाँ, गॉड विलिंग, कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे वाले जो थे वो घर के पास में खेल रहे थे, until the woman called to them all, जब तक कि उनकी जो माँ थी उन्होंने उनको बुलाया नहीं, come for dinner, और उसने कहा कि खाना खाने के लिए आ जाइए। It was during the meal that just as Lenko had predicted, यानी कि जैसा कि लेंको ने सोचा था, it was during the meal, यानी खाना खाने के दौरान, that just as Lenko had predicted, जैसा उसने अनुमान लगाया था, सोचा था, big drops, बड़ी बड़ी बूंदें, of rain begin to fall, यानी बरसात की बूंदें जो हैं वो गिरने लग गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और वहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा में बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग, जो बढ़ रहे थे, अप्रोचिंग का मतलब होता है बढ़ना, जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, और ह्यूज का मतलब होता है बड़े बड़े, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा जो है बहुत ही मधुर और बहुत ही ताज़ी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर, और द मैन यहाँ पे यूज़ किया गया है लेंचो के लिए, कि लेंचो किसी और कारण से नहीं, सिर्फ प्लेजर के लिए, यानी आनंद लेने के लिए, वो जो बरसात की बूंदें गिरने लगी उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर जाता है। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, अप्रोचिंग का मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना या पास में आना, प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता या संतुष्टि। ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और उस बरसात को अपने शरीर के ऊपर महसूस करने के लिए वो बाहर चला जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो बहुत ही खुश होता है, और इस भावावेश में यानी खुशी में खुशी जाहिर करते हुए कहता है, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं जो बरसात के रूप में गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5, और उसको वो कंपेयर करता है कि बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। $1 का सबसे छोटी जो इकाई है वो सेंट होती है, उसी में वो मापता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, यानी बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ, he regarded the fields of ripe corn with its flowers. वो बोलता है कि जो पके हुए जो पूरे के पूरे जो मेरे खेत के अंदर फूल हैं, draped in a curtain of rains, ये ऐसा लग रहा है कि बरसात की चादर ने इनको ढक दिया है। फीलिंग यानी हम अगर कोई चीज़ महसूस करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं भावना। एक्सक्लेम्ड यानी भावावेश में कोई भी चीज़ हम अगर कहते हैं बहुत अच्छा, अरे वाह, हुर्रे, इस तरह के जो हमारे साइंस होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं हम, उन भावों को हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना। ड्रैप्ड का मतलब होता है ढका हुआ, जैसा कि आपने देखा कि जो फूलों के ऊपर पूरी जो चादर है वो बरसात ने उसको ढक दिया हो, ऐसा वो देखता है। आगे चलते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक कुछ होता है, और वो क्या होता है वो देखिए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। यानी सडनली का मतलब होता है अचानक बहुत ही तेज हवा चलने लग गई, और उस हवा के साथ जो बरसात आ रही थी उसकी भी
तीव्रता जो है वो बढ़ गई और उसमें बड़े बड़े लार्ज यानी बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले बिगिन टू फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना और बिगिन यानी शुरू हो गए, बहुत बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो ओले थे, अब ये ओले बिल्कुल वास्तव में जैसा लेंचो ने कहा था सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्कों के साथ मेल खाने लगे, वैसे ही दिखने लगे जैसे चांदी के सिक्के हों, क्योंकि बड़े बड़े ओले थे, सफ़ेद रंग के थे, बिल्कुल उसको कंपेयर किया है चांदी के सिक्कों के साथ में। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। जो बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को उस बरसात के हवाले कर दिया था, यानी कि वो बरसात का आनंद लेने के लिए जब बाहर चले गए तो उन्होंने क्या किया, भाग भाग कर उन फ्रोज़न पर्ल्स यानी जमे हुए जो ओले हैं, पर्ल यानी ओले, उन जमे हुए ओलों को वो उठाने के लिए बरसात में चले गए, अपने आप को एक्सपोज कर दिया यानी बरसात की चिंता नहीं करी और बाहर चले गए। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। और लेंचो ने कहा कि अब तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति होती जा रही। अब उसकी जो स्थिति थी वो चिंताजनक दिखाई देने लगी। वो सोचने लगा कि अब ये सही नहीं है। बरसात हो रही थी, वो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो बरसात का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बरसात का जो रूप परिवर्तित हुआ, जब वो ओलावृष्टि होने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लगे और फसल को नुकसान पहुँचाने लगे, वो सही नहीं था। सडनली मतलब होता है अचानक, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, रिजेंबल का मतलब होता है एक दूसरे के जैसा दिखना या मेल खाना, एक्सपोजिंग यानी बाहर लाना, और फ्रोज़न का मतलब होता है जमे हुए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, अब लेंचो जो है वो क्या कह रहा है, आई होप इट पासिस क्विकली, कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्विकली यानी जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं हुई, यानी वो जो ओलावृष्टि थी उसके लिए लेंचो कहता है कि भगवान करे कि जल्दी से अब ये ख़त्म हो जाए, ओले पड़ने बंद हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है बहुत देर तक। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड। और बहुत देर तक, फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक, द हेल यानी जो ओले थे वो रेन्ड ऑन द हाउस घर के ऊपर गिरते रहे, द गार्डन बगीचे पे गिरते रहे, हिल साइड पहाड़ी के चारों तरफ गिरते रहे, द कॉर्नफील्ड और जो खेत थे, मक्की के जो खेत थे उसके ऊपर भी वो ओले गिरते रहे, ऑन द होल वैली पूरी संपूर्ण घाटी के ऊपर वो ओले गिरते रहे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया जैसे कि वो नमक ने उसको ढक दिया हो, नमक की चादर बिछ गई हो, इस तरह का वो खेत दिखने लग गया। जो खूबसूरत फूल आए हुए थे फसल के ऊपर, जिनके लिए लेंचो इंतज़ार कर रहा था बरसात के, वो सारे के सारे उन ओलों के गिरने से वो नष्ट हो गए और वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ चादर ही चादर दिख रही थी ओलों की, और वो नमक के चद्दर की तरह दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने नमक की चद्दर बिछा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों के ऊपर, जो उसके आसपास का जो इलाका था वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, पत्ती एक भी पेड़ के ऊपर नहीं दिखाई दे रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्के के जो खेत थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना। क्विकली यानी जल्दी, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट करना, हेल यानी ओले, और कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे खेत में उसके ऊपर से भी फूल चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा है अब वो दुख से भर गई थी। सैडनेस का मतलब होता है दुख से भरना, फील्ड यानी भरना, और सोल यानी आत्मा। अब लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तूफान के जाने के बाद में वो बिल्कुल अपने खेतों के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया, और स्टूड मतलब होता है वहाँ पे जाके खड़ा होना, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर टिड्डी दलों का हमला हमारे खेतों पर होता तो भी वो कुछ ना कुछ छोड़ जाती, इतना बड़ा नुकसान हमें नहीं होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस
ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक आपदा आई, जो ओलावृष्टि हुई, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, फसल बर्बाद हो गई। इससे तो थोड़ा बहुत अगर टिड्डी दलों ने हमला किया होता तो वो तो कुछ ना कुछ छोड़ ही जाती। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे को बिल्कुल भी फसल नहीं हुई, मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और वो कहता है कि जो भी हमने काम किया वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा। फॉर नथिंग यानी अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। सोल का मतलब होता है आत्मा, फिल्ड का मतलब होता है भर जाना, भर गया। उदासी सैडनेस का मतलब होता है। स्टूड का मतलब होता है खड़ा था। प्लेग यानी एक बीमारी जो बहुत ही महामारी जो फैलती है, उसके लिए प्लेग शब्द यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर लोकस्ट के साथ प्लेग को यूज़ किया है। प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दलों का बहुत बड़ा झुंड भी अगर आ जाता, बीमारी की जैसे फैलती है वैसे वो फैल जाते हैं खेतों के ऊपर, तो भी कुछ ना कुछ बच जाता। आगे देखते हैं। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कि कोई भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके या हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस पूरे साल हम लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा, हमें अनाज की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि लेंचो जो है उसने किस चीज़ की उम्मीद करी थी। उसने बहुत अच्छी बरसात की उम्मीद करी थी और वो हुई भी, लेकिन उसका रूप बदल गया और मूसलाधार बरसात के बाद में ओले गिरने लगे और ओलावृष्टि ने लेंचो की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। और अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है। आखिर में वो ये सोचता है कि अब कौन मेरी मदद करेगा। What did लेंचो होप फॉर? अब हम ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के लिए पढ़ा, आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो को एक बहुत ही बढ़िया बरसात का इंतज़ार था जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो और उसकी अच्छी आमदनी हो, तो उसको उम्मीद थी एक अच्छी बरसात की। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? कि लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं? इसलिए कहा क्योंकि बरसात होने से उसकी फसल अच्छी होती और फसल होने के बाद में जब वो उसको बेचेगा तो उसको अच्छी आमदनी होगी, इसलिए उसने उसको सिक्कों से कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड द रेन चेंज? कि बरसात कैसे बदल गई? पहले बरसात जो थी बहुत अच्छी से आराम से हो रही थी, तेज़ बरसात भी हुई, मोटी मोटी बूंदें भी गिरी, लेकिन बाद में वो ओलावृष्टि में परिवर्तन हो गया, उसका परिवर्तित हो गई। What happened to लेंचोस फील्ड? लेंचो के खेतों को क्या हुआ? लेंचो के खेत बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो गए और बर्बाद हो गए। जो ओले थे उन्होंने सारे फूलों को दबा दिया और वहाँ पे एक नमक की चादर सी बिछ गई। कहीं पर भी कोई भी फूल का नामो निशान बाकी नहीं रहा। सभी पेड़ों के ऊपर से पत्तियाँ भी गिर चुकी थी। What were लेंचोस फीलिंग when the hail stopped? जब बरसात ख़त्म हुई और जब ये ओलावृष्टि ख़त्म हुई तो लेंचो की कैसी भावना थी, उसके मन में क्या विचार थे? उसके मन में ये विचार थे कि अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूख का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो दो लास्ट की लाइन है इसका चौथे प्रश्न का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूख का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर चलेंगे, देखेंगे कि सेकंड पार्ट में क्या होता है। लेंचो की जब फसल ख़राब हो गई और अब वो नाउम्मीद था, निराश था, तो उसने सेकंड पार्ट में भगवान को पत्र लिख डाला। और उस पत्र में उसने क्या लिखा, क्या उसकी भगवान ने मदद करी, क्या उसकी उम्मीद पूरी हुई, इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।